नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके और हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ, और हम एक विषय को चुनते हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि उस विषय में स्टूडियो में बैठकर विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें, जिससे कि आप घर बैठे उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आज हमने जो विषय चुना है वो है कोविड-19 और गर्भावस्था में महिलाओं की देखभाल। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जो ये पैंडेमिक यानी कि आपातकाल जो चला या फिर महामारी जो चली, उसमें हमारी गर्भवती बहनें जो हैं, जिन्होंने अभी एक नए जीव का सृजन करना है, वो बहुत परेशान हुई। तो वो किस तरह से सुरक्षित रह सकती हैं, वो कैसे अपना देखभाल कर सकती हैं, बहुत सारी बातचीत आज हम अपने इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। वैक्सीनेशन भी अब तो स्टार्ट हो गया है, तो क्या वैक्सीनेशन करवा सकती हैं वो? अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ के नंबर के माध्यम से, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है। हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428047, दूसरा नंबर है 7579428028। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मैं दोहरा देती हूँ, आप मिला लीजिए 7579428047। दूसरा नंबर है 7579428028। विषय से संबंधित ही प्रश्न आप करेंगे तो हम आपके फ़ोन कॉल को अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे। और जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, आप टीवी से थोड़ी सी दूरी बनाइए या नेटवर्क में आइए और फिर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज हमारे बीच में देहरादून शहर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो हमें कोविड-19 गर्भावस्था में देखभाल विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो मैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार संध्या जी, धन्यवाद। मैम, जैसा कि अभी जो ये टाइम चल रहा है और हमारी गर्भवती बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और कहीं कुछ एक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि 34% कपल्स जो हैं या पेरेंट्स जो हैं अपनी प्रेगनेंसी को पीछे कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि इस कोविड के दौरान किसी भी तरह का कोई रिस्क हो, तो वो प्लान ही नहीं कर रहे हैं, फैमिली प्लान नहीं कर रहे हैं कि हमें आगे बच्चा चाहिए इस टाइम पे। कितना सही है ये? काफ़ी सही है ये, क्योंकि हम सभी जूझ रहे हैं, पूरा समाज जूझ रहा है इस लॉकडाउन में, और इतनी अनिश्चितताएं हैं कि पता ही नहीं लग रहा है कि कब कौन सी वेव आ रही है, कब अचानक से लॉकडाउन के कारण बढ़ जाएंगे, कहाँ आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खान पान, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई भी दंपत्ति प्रेग्नेंट होते हैं या गर्भावस्था होती है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो बिस्तर मिलने बहुत मुश्किल हो गए। अभी हमने सबने देखा बेड्स की और ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज थी। तो उन सब चीज़ों को देख के जो थोड़े भी पढ़े लिखे लोग हैं, या जो ये सोचते हैं कि हम अभी हमारे पास समय है, हम 1 साल बाद भी अगर प्लान करते हैं, तो वो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। कई बार हमसे मरीज पूछने भी आते हैं कि क्या हम हमारे पैरामीटर्स देख लीजिए, आप हमारे सब कुछ देख लीजिए, क्या हम इस लायक हैं कि हम थोड़ा डिले कर सकते हैं? तो ये काफ़ी हद तक सच है, और हम कहते हैं सारे मरीज़ों से भी कि जो टाइम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जिनके अब टीके लग गए हैं, वो कोशिश करें कि अब सामान्य रूप से जीवन को वापस आने दें, डर से थोड़ा सा बाहर निकलें। बिल्कुल, अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम पूरी तरह से अपने आप को मुक्त समझें। हाँ। लेकिन हाँ, ये है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं, जो फैमिली प्लान कर रहे हैं, पहले मैम वैक्सीनेशन वो करवा लें, उसके बाद प्लान कर सकते हैं। दोनों टीके पूरे होने के कम से कम 1 महीने बाद प्लानिंग करें। अच्छा, वो प्लान कर सकते हैं। तभी बहुत सारे लोगों ने ये हुआ कि जैसे मैंने पढ़ा 34% लोगों ने पीछे कर दिया है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। मैम, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर जैसे कोई गर्भवती महिला है, पहले से ही प्रेग्नेंट है, कोविड आ गया, उस बीच में अब क्या क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि उसे बहुत ध्यान रखना है अपना? देखिए, सबसे पहले तो संध्या जी, कोविड संक्रमण होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जिस हिसाब से इस बार केसेस रहे हैं, हर परिवार में
2 या 3 लोगों को ज़रूर हुआ है। तो ऐसे कैसे होगा कि जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट हैं ये लोग और बूढ़े, इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा, क्योंकि संक्रमण कमज़ोर को ही पकड़ता है। और अगर प्रेगनेंसी में पहले ही हमारा शरीर जो है बिल्कुल एंड पे चल रहा होता है, हर तरह से उसने अपना पूरा योगदान दे रहा है बच्चे को पालने के लिए, ऐसे में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो अब शरीर को 2 चीज़ों से लड़ना पड़ता है। एक तो बच्चे के लिए पूर्ति करनी है और दूसरी तरफ उस बीमारी से भी अपने शरीर को फिट रखना है। और इस तरह की जटिल बीमारी जो है, कई बार शरीर ऐसा मजबूर हो जाता है कि फिर शरीर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि माँ का ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चे का। अच्छा। तो ऐसे में बच्चों के लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो अर्ली प्रेगनेंसीज़ में मिसकैरेजेस बहुत देखे हमने इस महामारी में। सडनली पूरे टाइम पे दर्द का इंतज़ार करती हुई प्रसूता है तो उनका बच्चे की धड़कन बंद हो गई, या कभी इतनी ज़्यादा अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है जिसको हम लोग संभालने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, और बुखार बहुत ज़्यादा होता है तो उससे भी बच्चे को है। और अगर माँ को भी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो ज़्यादातर ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में देने की अनुमति नहीं होती है, तो वो भी एक रिस्क होता है कि जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद बच्चों में भी संक्रमण बहुत हद तक पाया गया लंग्स में। अच्छा। जो नए नवजात शिशु जिनकी माँओं को कोविड हुआ था। अच्छा। तो नियोनेटल कोविड हम उसको कह रहे हैं। तो ये सब हमने बहुत देखा इस समय में। तो इसलिए यही मैं सब माताओं को बोलना चाहूँगी कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क ज़रूर पहन के रखें, हाथों को ज़रूर धोएं। अगर घर में किसी को संक्रमण हुआ है तो उससे दूर रहें अपना आइसोलेशन में। और अगर आपको भी संक्रमण हुआ है तो घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों में संक्रमण हो रहा है, बहुत सिवियर नहीं हो रहा है। तो जब आप संक्रमित हैं, अगर आपका बुखार 100 के ऊपर जा रहा है तो आप पैरासीटामोल लेने में हिचकिचाएं ना। और अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे जाने लग जाए या इवन 90 और 94 के बीच जा रहा है तो भी आप ज़रूर डॉक्टर के संपर्क में जाएं। ज़्यादातर केसेस में जो देखने में आया वो ये आया कि डॉक्टर के पास पहुंचने में बहुत देरी करी। पहले वो घर में ही नुस्खे चलते रहे और ये सोचा कि अब 2 दिन में बुखार उतर जाएगा, 3 दिन में। तो जब लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं तब फिर मुश्किल और बढ़ जाती है। तो कोई जटिल समस्या आने से पहले अगर हम जागरूक होंगे और टाइम से इलाज के लिए पहुंच जाएंगे तो ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं ठीक हुई हैं और उनके बच्चे भी ठीक रहे हैं। मैम, जैसे कि पैंडेमिक में जैसे ही लोगों को फीवर, हल्का सा बुखार आया तो हम और कहीं सोचते ही नहीं, हमें सिर्फ ये लगता है कि हाँ ये तो कोरोना ही है, हमें कोविड हो गया। तो लेकिन अब जैसे एक कोरोना किट आई, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, लोगों ने खाई, तो क्या गर्भवती महिला, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको थोड़ा सा सिम्टम ये लगता है तो वो अपने आप वो कोरोना किट या जो मेडिसिन हुई बटी हैं या ली हैं लोगों ने, तो क्या वो खुद से खा सकती हैं? नहीं, यही एक थोड़ा सा ये है क्योंकि कोरोना किट में कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जो बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। अच्छा। और वो कुछ प्रेगनेंसी की अवधि में नहीं दी जाती। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन की गोली है जो कि शुरू के 3 मंथ में नहीं दी जाती है गर्भावस्था में। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर बुखार है, आप पैरासीटामोल, विटामिन डी और विटामिन सी, इस तरह की जो गोलियां कोविड किट की में हैं वो आप आराम से खा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो एंटीबायोटिक वगैरह हैं वो बिना अपनी डॉक्टर की जानकारी के ना लें। बिल्कुल, जो भी दवाई आपको खानी है तो पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी तरह की मेडिसिन जो है आप खा सकती हैं। मैम, बातचीत जारी रखेंगे, कॉल ले लेते हैं। हेलो, होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो, you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो हेलो, लगता है इनका संपर्क जो है हमसे कट गया है। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन पर, अगर हम बात करते हैं, अभी तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये एडवाइजरी आ गई है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी वैक्सीनेशन करवा सकती हैं, इसके बारे में आप बताएं।
देखिए, वैक्सीनेशन शुरू में जब शुरू हुआ था तो सारे लोगों को बड़ा डाउट था कि हम लगवाएं टीका कि ना लगवाएं, इससे साइड इफ़ेक्ट होंगे और बहुत शरीर टूटेगा। और किसी ने अफवाहें भी थी काफ़ी कि किसी को स्ट्रोक हो गया है और किसी को कुछ फालिस हो गई है, लेकिन धीरे धीरे वो सब मिथ्या साबित हुआ और धीरे धीरे सब लोगों ने अब लगवानी शुरू कर दी हैं। देखिए, किसी भी वैक्सीन की या किसी भी दवाई के कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो ये कहे कि हाँ हम पूर्णतः ठीक कर सकते हैं मरीज को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो अगर इफ़ेक्ट होगा तो थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी होगा, पक्का होगा। तो हम एक छोटा संक्रमण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी में एक टीका देके, जिससे कि बॉडी अगली दफ़े अगर पूर्ण संक्रमण आता है तो उसके लड़ने के लिए उसने अपना डिफेंस तैयार कर लिया है। तो जो थोड़े बहुत सिम्टम बीमारी के होते हैं वो आपको टीका लगने के बाद भी आते हैं। तो जैसे बुखार होना, शरीर में दर्द होना और बहुत ज़्यादा वीकनेस, किसी को बहुत डिहाइड्रेशन, किसी को थोड़े लूज मोशन, ये सब चीज़ें कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में आती हैं। बात जारी रखिए, कॉल ले लेते पहले। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। जी मैम जी, मैं 3 साल बीते नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी, पूछिए प्रश्न। जी मेरे 2 सवाल है। तो मेरे को इसका उत्तर चाहिए था कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख पहाड़ों में कैसे की जाए, उनको कितना सामान उठाना चाहिए, कितना बोझा उठाना चाहिए, किस प्रकार उनकी देखरेख, और कोविड टीका क्या उनको लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, वो महिला कहती है कि हम पे कोविड का टीका नहीं लगेगा, अभी हम दूध पिला रहे हैं बच्चे को, ये कहाँ तक सही है डॉक्टर साहब? नीलकंठ जी, ऐसा है कि कोविड का टीका गर्भवती महिलाओं के लिए भी अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, लेकिन उनको ये चीज़ समझनी है कि किसी में थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो उनको समझा के कि किस किस लक्षण का उन्होंने ध्यान रखना है, कि कभी अगर कोई ब्लीडिंग हो गई या कहीं पे आपको ऐसा लगा कि सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है टीका लगने के बाद, तो उन्हें तुरंत संपर्क में जाना है अस्पताल में। और अगर नहीं तो वो आराम से 2 टीके लगवा सकती हैं। उसका गर्भावस्था के किस स्टेज पे लगाया जा रहा है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। रही बात बोझा उठाने की, प्रेगनेंसी में हम कोशिश करते हैं कि महिला को जितना कम वजन उठाना पड़े उतना अच्छा है। वो अपने आप एक गर्भास्थ शिशु का वजन अपने अंदर उठा रही है और उसके शरीर के ऊपर बहुत तरह के लोड पड़ रहे हैं इस समय। तो अगर वो बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं तो कई बार पैर फिसलने का डर या किसी और वजह से गर्भपात होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर उनको आदत है और वो हमेशा से कर रहे हैं तो जो वो हमेशा से काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूध पिलाती हुई महिलाओं को मैं इस माध्यम से जागरूक करना चाहूँगी कि उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो सब तीसरी वेव आने से पहले टीकाकरण ज़रूर करवा लें, क्योंकि आने वाली वेव का प्रेडिक्शन ये है कि वो छोटे बच्चों को मार ज़्यादा करेगी। तो छोटे बच्चे सिर्फ माँ के दूध से ही, इतने छोटे शिशुओं को सिर्फ हम माँ के दूध से एंटीबॉडीज़ पहुंचा सकते हैं, वो भी एक वैक्सीनेशन के थ्रू। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब लोग ज़रूर से टीका लगवा लें, और उससे दूध पीते हुए बच्चे के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसके लिए ये जीवनदायी होगा। बिल्कुल मैम, हम बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उससे डरे नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अब जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके ऊपर यह है कि जैसे अब हम लोगों के लिए तो सब लगवाना ही है आपको टीका, तो क्या सरकार का किसी तरह का कोई नॉर्म्स बने हुए हैं कि आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो आपके ऊपर है डिसाइड करना कि आप लगवाएं ना लगवाएं? जी, गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक्सप्लेन्ड कंसेंट होनी चाहिए। अच्छा, कि आपने सारे जो टीके से होने वाले फ़ायदे और नुकसान हैं वो मरीज़ को समझाने हैं, और फिर मरीज़ ने अपने आप डिसाइड करना है कि वो ये लेना चाहते हैं। कि जैसे कि बहुत इंटीरियर में कोई रह रहा है और खुदा ना खास्ता उनको लगाने के बाद कोई रिएक्शन हो गया, तो वो डॉक्टर के पास पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वो उनको डिसाइड करना है कि उनको टीका लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या उनके कोई पास का एरिया है जहाँ पे डॉक्टरी सलाह बहुत पास में है, तो वो टीका लगाने के 1-2 दिन तक वहाँ रह लें, और जब टीका लग जाए उसके बाद वो ठीक रहती हैं तो वापस अपने घर चले जाएं।
तो इस तरह के वो प्रावधान गवर्नमेंट ने कहा एडवाइजरी है वो ये है कि आप लगवा सकते हैं, लेकिन सारे साइड इफेक्ट्स जानने के बाद। जी, पहले नहीं था, हमारे देश में अलाउ नहीं कर रखा था कि गर्भवती महिलाएं जो है वैक्सीनेशन करवाएंगी, लेकिन अभी जो नई एडवाइजरी आई है उसमें यह है कि आप लगवा सकती हैं, आप डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। हाँ। उससे क्योंकि कोई भी अगर थोड़ी सी भी साइड इफेक्ट होती है तो आप जल्दी से जल्दी उसके लिए ट्रीटमेंट आपका हो सके। अच्छा मैम, जैसे अभी इन्होंने प्रश्न किया था कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो हैं वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं कि नहीं। मैं स्तनपान पे ही एक प्रश्न पूछूंगी आपसे कि अगर कोई महिला पॉजिटिव निकली डिलीवरी के बाद, आपको पता चला कि हाँ ये, तो क्या उसमें वो स्तनपान करा सकती है अपने बच्चे को? बिल्कुल करा सकती हैं, इसमें कोई भी ऐसा दो राय नहीं है कि वो स्तनपान नहीं करा सकती, लेकिन हम मदर को बोलते हैं कि वो मास्क पहन के ही कराएं। अच्छा। क्योंकि वो बहुत पास रहते हैं बच्चे के, तो मास्क पहन के ही स्तनपान कराएं। बच्चे को मास्क पहनाना मुश्किल है, तो इसलिए मदर अगर मास्क पहन के कराती हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं। अच्छा, कोविड पॉजिटिव अगर माँ है तो वो बच्चे को अपने पास रख सकती है जी, और स्तनपान करा सकती है, डरने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन सेफ्टी रखनी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी रखनी ज़रूरी है। और बच्चे को अगर कोई लक्षण आते हैं, ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम नहीं बना होता है, मतलब जो हम कहते हैं कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो एकदम नवजात शिशु में नहीं होती है, तो उनमें लक्षण नहीं आते। अच्छा। तो जैसे अब बाकी सबको बुखार आता है, बच्चों में नॉर्मली बुखार नहीं आता। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर बच्चा नीला हो रहा है रोने के बाद, या बच्चे की सांस बहुत तेज़ चल रही है, तो माँ को थोड़ा सा जागरूक होना है कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जा लें, बच्चे को। बिल्कुल, जैसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं उनको हम आइसोलेट कर देते हैं। अब यहाँ तो माँ और बच्चे का सवाल है, उसमें हम कैसे उन्हें अलग कर सकते हैं? अलग नहीं करेंगे, उनको दोनों को एक साथ ही रखेंगे, लेकिन माँ को इस चीज़ का हम ज्ञान देना चाहेंगे कि इन चीज़ों के लिए, इन लक्षणों के लिए वो थोड़ी जागरूक रहें, जिससे मास्क पहने, ग्लव्स की भी ज़रूरत नहीं, मास्क पहने, हाथ बार बार धोते रहें। बच्चे को स्तनपान कराने से पहले एक बार हाथ जरूर धोएं, और उस तरह से फिर बात करने के बाद भी जब भी वो कोई किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो हाथ धोएं, और बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। ऊपर की चीज़ें जितनी कम से कम हो उतनी कम से कम दें, क्योंकि अगर माँ को कोविड हुआ है तो उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी और वो दूध के माध्यम से बच्चे को भी पहुँचेंगी। तो बच्चे में भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके पास बनी बनाई एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी पहुँच रही हैं, एंड उसको संक्रमण से लड़ने की भी क्षमता खुद ब खुद प्रदान कर रहा है ईश्वर। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि माँ और बच्चे को दोनों को साथ रखें, अनटिल अनलेस माँ की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो बच्चे को किसी ऑक्सीजन पे हैं या बहुत ज़्यादा सिक हैं तब। अच्छा मैम, जैसे आपके हॉस्पिटल में बहुत सारी गर्भवती महिलाएं आई हैं इन 2 सालों में, तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कोविड मतलब की वजह से? जी बहुत, इस बीच में नंबर्स तो भूल गए हैं कि कितने हुए, इतने हुए, क्योंकि सबके ही, जैसे मैंने कहा, हर घर में किसी न किसी को था। एंड प्रेगनेंसी भी क्योंकि इम्यून कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है, तो हम लोग टेस्ट करा के लेते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि टेस्ट जब हमने कराया तब तो वो नेगेटिव था, और ये कहना बड़ा मुश्किल है ना कि कितनी जल्दी जल्दी आप टेस्ट कराते रहेंगे। एक समय ऐसा था जब कोविड RT-PCR के लिए मरीज को बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता था। बिल्कुल, और रिपोर्ट भी बहुत 72 आवर्स में आती थी। तो अब उतनी देर में अगर प्रसूता को दर्द शुरू हो गए या प्रसव शुरू हो गया तो आप रोक नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हुआ, एक केस ऐसा हुआ जिसमें मुझे बहुत जटिलताओं का हमें फेस करना पड़ा कि उसकी ब्लीडिंग, डिलीवरी ठीक ठाक हो गई और उसके बाद उनको इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और उनका पहला ही बच्चा था, कोई ऐसा बहुत बड़ा बच्चा भी नहीं था, और कई बोतल खून लगा। फिर हमने ऑपरेशन किया उनका, और फिर उनकी बहुत जो मेन नसें होती हैं उनको बांधना पड़ा, तब जाके हम उनके बच्चेदानी को बचा पाए। एक स्थिति ऐसी थी कि हमें लगा था कि शायद नहीं बच पाएंगे, लेकिन कई बोतल खून और ईश्वर की कृपा रही कि वो ठीक होके गई। और 10वें दिन जब उनकी छुट्टी हो रही थी तब हमें पता लगा कि वो कोविड पॉजिटिव थी। तो उस दौरान जितने भी हमारे कर्मियों ने उसकी सेवा करी वो सब भी
संक्रमित हुए और फिर हम सब लोग 15-15 दिन आइसोलेशन में रहे। किसी किसी के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही, बाकी सब ईश्वर की दया से ठीक हो गए। बिल्कुल, आप डॉक्टर्स को तो नमन करेंगे हम। इस कोविड में जो आप लोगों ने काम किया है, इस पैंडेमिक में जो आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए आप लोग को नमन है बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि हम लोग इस क्षेत्र में हैं, इस फील्ड में हैं कि हम कुछ सेवा कर पाते हैं जितना हम कर सकते हैं जी। लेकिन कहीं हम भी इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए, कहीं हमसे भी कमी रह जाती है, क्योंकि ज़िंदगी और मृत्यु वो उसने लिख रखी है। तो कोशिश सिर्फ हमारे हाथ में है, उसमें हम लोगों ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। ये हम आप सबके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब कभी पब्लिक हम लोगों पे नाराज़ होती है तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बस आंख बंद करके एक बार ये सोचा करिए कि हम भी आप ही के जैसे इंसान हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि ये सुनने में बहुत आया कि इस कोविड के दौरान सिजेरियन बहुत हुआ, ये किस वजह से? मैम इसका उत्तर मैं बाद में लूंगी, आपसे पहले कॉल ले लेती हूँ। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। जी मैडम, हेलो जी, देवेश मावी बोल रहा हूँ रुड़की से। जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। जी मेरा प्रश्न ये है मैडम से कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसने कोई भी डोज नहीं लगवाई है जी, और उस डोज के बाद अगर हेलो जी जी, जल्दी से पूरा प्रश्न पूछिए आप, हमें आपकी आवाज आ रही है जी। मेरे 3 प्रश्न है कि इन केस अगर किसी लेडी ने डोज नहीं लिए, कोई भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन की, जी जी, वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान उसे इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए वैक्सीन जी, या उसने 1 डोज ली है पहले और इन द मीन टाइम वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो दूसरी डोज का क्या करे वो? और तीसरा ये है कि अगर दोनों डोज ली है और वो इमीडिएटली उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? जी, तीनों का उत्तर एक ही है कि अपना वैक्सीनेशन पूरा करना है, बिना ये देखे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और थोड़े से लक्षणों का ध्यान रखना है कि अगर कोई ब्लीडिंग होती है वैक्सीनेशन के बाद या कोई सांस में दिक्कत होती है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास तुरंत जाएंगे, वरना वैक्सीन आप ज़रूर पूरी करवाएं। 1 लगी हो चाहे 2 लगी हो, गर्भावस्था के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल। और मैम जैसे कि मैंने पूछा था अभी आपसे कि क्यों हमें ये सुनाई दिया कि अगर कोविड पेशेंट है तो सिजेरियन ही हुआ, नॉर्मल डिलीवरीज बड़ी कम हुई? देखिए इसके ना 2 मुख्य कारण रहे। एक तो एक्सपोजर टाइम, और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो अस्पताल में मरीज़ बहुत लंबे समय तक रहता है, प्रसव के दर्द होंगे, उसके बाद ही नॉर्मल डिलीवरी होगी, और उस दौरान एक हेल्थ केयर वर्कर भी चाहिए होगा जो कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करे। और क्योंकि हम सबके ऊपर इतना लोड था उस समय तो ये एक काफ़ी हद तक एक कारण ये भी था जिसके वजह से नॉर्मल डिलीवरीज, क्योंकि अब लेबर रूम में आप कम से कम 5 लोग होंगे और मरीज़ कम से कम 1 या 2 घंटे के लेबर रूम में रहेगी, तो अगर वो पॉजिटिव है या इंक्यूबेटिंग है तो सारे लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो सिजेरियन में ये होता है कि क्योंकि शॉर्टर प्रोसीजर होता है और जल्दी आप वार्ड में शिफ्ट हो जाते हो, तो इसलिए सेफ्टी पर्पस बच्चे के लिए भी लेबर में। दूसरा कारण ये रहा कि जो मदर्स कोविड से अभी रिकवर करी थी उनके लंग्स अफेक्टेड थे, तो उनमें स्ट्रेस लेने की क्षमता बहुत कम थी। जहाँ 2-3 दर्द हुए, या तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे गिरने लग गया और या फिर उनके बच्चे की हार्ट बीट बहुत कम होने लग गई। तो उस वजह से ऑपरेशन करने की नौबत वैसे भी आ जा रही थी। तो कॉम्प्लिकेशंस जैसे मैंने कहा प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रहे, तो जो नॉर्मली बच्चा अंदर से झेलने की क्षमता लेके आता है, क्योंकि माँ फिजिकल रूप से भी बहुत वीक रही और मेंटल जो माहौल डिप्रेशन का पूरे एनवायरनमेंट में था, सब माहौल ही ख़राब था ना, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं प्रसूता की हिम्मत पे पड़ता है, क्योंकि प्रसव जो है माँ की दिमागी और शारीरिक दोनों स्वस्थता पे निर्भर करता है। बिल्कुल माँ। तो अगर माँ मानसिक रूप से विचलित होगी तो वो नहीं कर पाती हैं, कहीं ना कहीं वो बीच में हिम्मत हारने लगती हैं, और वो हिम्मत जब हारती हैं तो बच्चे को उसका
भुगतान करना पड़ता है। बिल्कुल मैम, इसी वजह से जो है हमें दोनों जिंदगी बचानी है, इस वजह से हमें सिजेरियन थोड़ा ज़्यादा केसेस हमें करने पड़े। अच्छा मैम, ऐसी कौन सी गर्भवती महिलाएं होती हैं जो कोविड के लिए प्रोन होती हैं, जिनमें पहले से ही किसी तरह के कोई सिम्टम्स हो? देखिए, जो भी हमारी महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है जी, 9 के नीचे अगर आपका हीमोग्लोबिन है, जो कि कॉमनली अगर हम टेस्ट करें तो आई थिंक 30% महिलाएं ऐसी निकलेंगी। अच्छा, एनीमिक तो है, एनीमिक, बिल्कुल। सो ये हो गए। देन किसी को अगर कोई पुरानी बीमारी है, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिसकी वो दवा ले रही हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान उनको हुई है ये दोनों बीमारियां, तो भी उनको संक्रमण के ज़्यादा चांस हैं। या किसी को किडनी की परेशानी है, जो पुराना किसी का कैंसर की सर्जरी हो रखी है, कोई ट्रांसप्लांट विक्टिम है जो प्रेग्नेंट हुई हैं, या कोई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जिसको हम कहते हैं, सोरियासिस है, SLE है, जिनकी उनकी दवाइयाँ स्टेरॉइड बहुत समय से चल रहे हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, तो इन सबको थोड़ा सा ज़्यादा संक्रमण का डर होता है। तो इनसे हमें थोड़ा ज़्यादा, इनके लिए हमें चौकस रहना पड़ता है। तो इन सब महिलाओं को हमने थोड़े समय के लिए, जब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो हमने उन्हें ये विकल्प दिया था कि अगर वो सब कुछ ठीक है और कुछ थोड़ी जानकारी चाहती हैं तो वो वीडियो कंसल्टेशन, सरकार की एक ई-संजीवनी योजना वो शुरू हुई थी, कंसल्ट प्रोग्राम, उससे हमसे संपर्क में आए और हम उनसे गाइड कर देते थे फ़ोन के द्वारा कि ये आगे इनको डॉक्टर के पास फिजिकली जाने की ज़रूरत है, या फिर कुछ एक चीज़ें हम दवाइयाँ आपको फ़ोन से भी बता सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं कॉल ले लेती हूँ एक। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, विष्णु देवी, उधमसिंह नगर जी। कहाँ से, किस जगह से आपने फोन किया है? मैंने मनीषा जी का वो नंबर नोट किया था टीवी से। मेरे को ना इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन में जी। कुछ भी लगती है, बहुत 1.5 साल हो गया है, कुछ भी करते करते थोड़ा घाव जैसे हो गए। वहाँ मैडम बहुत दवा कर दी मैंने जी। विष्णु जी, आपको तो देखना पड़ेगा, बिना देखे तो दवा लिखाना दूरदर्शन के माध्यम से मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो आप रूटीनली कर सकते हैं। एक तो पानी की मात्रा बहुत बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। कोई आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की दवा तो नहीं खाती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जरा ये कमर दर्द वगैरह था, ये झाड़ू भर मैंने आजकल भी गर्म दवा खाई, जरा कमर दर्द, घुटने दर्द, ये होम्योपैथी दवा खाती थी मैं। अब पता नहीं गर्म हो गया, कभी LCB खाई, मैंने बताया था डॉक्टर ने LCB खाना, वो दवा दिया था मेरे को होम्योपैथी, उसने उसके साथ खाया था मैंने। अब पता नहीं किस चीज से हुआ, क्या हुआ, 1.5 साल हो गया, कम हो गया करके वो खुद भी इतनी लगती है, इतनी दवा कर रही है। वो गोखरू का पानी भी पी रही हूँ मैं। अभी आप एक काम करेंगे कि कल सुबह का एक जो पेशाब होता है उसको टेस्ट के लिए देंगे और फिर किसी डॉक्टर को आप खुद जाके दिखाएंगे। इसके लिए परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है कि अंदर तो नहीं इन्फेक्शन हो गया है, और फिर उसकी अंदर ही है मैडम, बाहर ही है। हाँ, तो वो उनको परीक्षण करके देखना पड़ेगा। जो कभी कभी थोड़ा पानी आता है उसको जांच के लिए भेजना पड़ता है, ये जानने के लिए कि ये संक्रमण किस कीटाणु से हुआ। उम्र मेरी 72 साल है। हाँ, तो अभी आप जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए और उसमें आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, या घर में आपको इनो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पेशाब, नींबू या इनो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा जलन ना हो पेशाब में। और बाकी हाँ, तो उसके लिए आपको दिखाने जाना पड़ेगा, तभी हम आपको देख के परीक्षण करके और उसके बाद ही आपको दवा लिखा पाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप किसी डॉक्टर के संपर्क में जरूर जाएं। बिल्कुल। और यूरिन टेस्ट सबसे पहले अपने पेशाब की टेस्ट जो है आप करवा लीजिए जी। उसके बाद ही आगे की जांच हो सकती है मैम, है ना? ट्रीटमेंट भी तभी चल सकता है। देख के ये बीमारी हम फ़ोन से नहीं इलाज कर सकते, इसमें हमें परीक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुजली जो होती है वो कभी कभी गंभीर बीमारियों का लक्षण भी होती है, और ऐसी खुजली जो 1.5 साल से ठीक ना हो रही हो। और होम्योपैथी दवाई खा रही और हाँ, ये जो एक है कि हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को सोचते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कभी कभी इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। और बहुत देर न करें। हाँ, 1.5 साल बहुत समय हो गया, तो एक परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, फिर से गर्भवती महिलाओं पर हम आ जाते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल बड़ी डिप्रेस रहती हैं, ऊपर से माहौल ऐसा है
और कोविड अगर हो जाता है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वैसे ही खान पान का उसका मन नहीं करता, तो क्या वो खान पान पे क्या ध्यान रखे वो? देखिए, खाने पीने में अगर आप कोविड से रिकवर्ड हैं तो हमेशा वही, जैसे मैंने कहा, पानी की मात्रा, लिक्विड्स जितने ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कोविड में डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बहुत तेज़ी में, जितने भी आपके खनिज हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से आपके पैरों में, मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता है। तो आपने प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है, तो छाछ हो गया, मठा हो गया, इस समय गर्मी के दिन है, ये चीज़ें आप ज़्यादा लें, सूप ज़्यादा लें, दालों को खूब सेवन करें। बिल्कुल, अपना जो पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार है, फ्रूट्स, जितने सीजनल फ्रूट्स हैं उनका सेवन ज़रूर करें, और पानी बहुत ज़्यादा। मैम, सिर्फ 1 मिनट, एक संक्षिप्त उत्तर चाहूँगी आपसे, वैक्सीनेशन करवाएं ना करवाएं, और करवाएं तो क्यों करवाएं, बहुत संक्षिप्त में। जान है तो जहान है। बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं के लिए बताइए। हर एक के लिए जी, जान है तो जहान है, गर्भवतियों को लिए डबल, क्योंकि 2 जानें हैं। बिल्कुल, तो इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, पूर्ण करवाएं, डरे ना, बीमारी से भी नहीं और टीके से भी नहीं। बिल्कुल मैम, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और हमें उम्मीद है हमारे दर्शक जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे विषय से संबंधित उनको जितनी भी उनकी जिज्ञासा थी होगी वो जरूर शांत हुई होगी। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी दर्शकों को प्रणाम। दर्शकों, हमें उम्मीद है कोविड-19 गर्भावस्था में देखभाल विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमें फीडबैक देना चाहें तो आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, निकट रिस्पना पुल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अगले सोमवार हम फिर से एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।